नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है 6 मार्च 2024 और आज जो है आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आप पर डे एनालिसिस क्यों नहीं कराए इस बार। तो एक ही फंडा है भाई और एक ही बात है, जो सत्य है वही बताऊंगा कि मैं इस बार एनालिसिस इसलिए नहीं कराया क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमने करा रखा है 80 क्या 90% 95% क्वेश्चन एग्जाम में आ गए। और मैं बार बार एक ही चीज को नहीं पढ़ाऊंगा, ये बिजनेस के व्यू से मैं नहीं पढ़ाता हूँ मेरे दोस्त। आज एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिखा इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, नहीं तो आज भी नहीं आता। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। जो बच्चे नए हैं वो पूछेंगे कि भाई कहाँ से 95% क्वेश्चन आप मिला दे रहे हैं। तो भाई हम अपने प्रैक्टिस सेट में जो हम कराते हैं किसी भी एग्जाम के ऊपर से पहले से चालू कर देते हैं। जैसे एसएससी जीडी या फिर एसएससी के विभिन्न एग्जाम है तो अभी चल रहे 35 सीरीज जिसमें 27 वीडियो ही आया है। अगर 20 वीडियो भी कोई देख के गया होगा, 10 भी देख के गया होगा ना, तो 80-90% क्वेश्चन बना लिया जाएगा। ये कोई हवा में बात नहीं है। जो क्वेश्चन एग्जाम दे के आए हैं उनसे पूछिएगा। चलिए पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथकली से संबंधित नृत्यांगना है। इस प्रकार के प्रश्न एक पूछे गए हैं। देखिए एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं है लेकिन एक बच्चे नायर बता रहे थे तो एम वासुदेवन नायर। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है राजा नाम है इनका, उड़ीसा से है। इससे 3 क्वेश्चन इन्होंने भेजा है और भी कई बच्चे टुकड़े टुकड़े में भेजे हैं। तो एम वासुदेवन नायर है ना। इनके अलावा अगर ये ऑप्शन में है तो बाद बाकी कथकली के और भी कलाकार बताता हूं, कोई भी हो सकता है। कथकली केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इनके प्रमुख कलाकारों में बात करेंगे कलामंडलम कृष्णा नायर, बल्लातोल नारायण मेनन, गुरु कीजम पदम कुमारन नायर, कलामंडलम रजनी। शास्त्रीय नृत्य का ऐसा फॉर्म जिसमें मुखौटा का इस्तेमाल होता है यह कथकली है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा केरल के अन्य शास्त्रीय नृत्य में बात करेंगे तो मोहिनी अट्टम भी प्रमुख होता है। ये भी केरल का ही है। केरल अकेले में 2 शास्त्रीय नृत्य को लेके बैठे हैं, है ना। तो मोहिनी अट्टम भी होता है केरल में शास्त्रीय नृत्य का फॉर्म, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे मोहिनी अट्टम को। अब ये मोहिनी अट्टम जो है ये सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे कठिन स्टेप वाला शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, लुंगी डांस नहीं करना है, यहाँ पे सीखना होता है। यहाँ पे सिर्फ थिरकना नहीं होता है। तो ये काफी हार्ड होते हैं ये डांस, है ना। इनके अलावा इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है, इसमें कोई भी पुरुष भाग नहीं लेता है। ये इसमें भगवान विष्णु के जो मोहिनी स्वरूप है उनको दर्शाया जाता है। इनके प्रमुख कलाकार में मोहिनी अट्टम की कलाकार में बात करेंगे कनक रेले। कनक रेले का नाम आप और किस चीज से रिलेट करते हैं? नालंदा नृत्य विद्यालय जो बंबई के अंदर है, बिहार में नहीं है। ठीक है, तो इससे संबंधित रहे कनक रेले। जयप्रभा मेनन, कला कुट्टी अम्मा, कल्याण कुट्टी अम्मा माफ कीजिएगा, शोभा नायर, सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका, हिमावती। ये सभी के सभी आप आ जाएंगे भैया कहाँ पे? मोहिनी अट्टम के अंदर आ जाएंगे। 8 शास्त्रीय नृत्य है आपके पास, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, कथक उत्तर भारत और मोहिनी अट्टम केरल, कथकली भी केरल। पुरुलिया का छौ, सरायकेला का छौ, मयूरभंज का छौ, 3 स्टेट में किए जाते हैं, इसीलिए फिर से बता दूं, है ना। इसे हाफ शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जा चुका है ना। सभी छौ में मयूरभंज का छौ विशेष है क्योंकि इसमें मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है। मयूरभंज कहाँ पे? उड़ीसा में है। कथक नृत्य के प्रमुख कलाकारों में बात करेंगे तो सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, नालिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना, कुमुदनी लखिया, सरस्वती सेन, कालका प्रसाद, रोहिणी भाटे, उमा शर्मा, शोभना नारायण। ये सभी के सभी जो है आपके कथक नृत्य के मजे हुए नृत्यांगना या नर्तक हैं। बाद बाकी कल के वीडियो में मैंने बता दिया था सरनेम से कैसे छांटना है, आप छांट लेंगे, है ना। कि मैंने बताया था भाई रेड्डी सरनेम रहता है तो कुचिपुड़ी में जाते हैं, महराज सरनेम रहते हैं तो हम कथक के अंदर आते हैं। इसके अलावा झावेरी बहन या फिर सिंह सरनेम रहते हैं तो हम कहाँ पे? मणिपुरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत बताया था महापात्रा सरनेम रहते हैं तो आप ओडिसी के साथ जाएंगे। सैकिया सरनेम रहते हैं, सैकिया, बोरबयान या फिर गोस्वामी। ये तीनों सरनेम के मिले कैरेक्टर तो ये सत्रिया के होते हैं, बता दिया था। राज्य में कार्यकारी शक्ति के जो है किसमें निहित होता है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो राज्यपाल होता है भाई। राज्यपाल यादव वाला नहीं, गवर्नर वाला। ठीक है, राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन मैंने कहा था कि भाई केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान प्रेसिडेंट, राज्य में गवर्नर, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। ये जो है सभी प्रकार के जो पावर्स हैं
राज्य के अंदर उनका यूटिलाइज इनके द्वारा नहीं किया जाता है, वो राज्य में सीएम के द्वारा और केंद्र में पीएम के द्वारा किया जाता है। लेकिन साधारण भाषा में प्रधान कौन है कार्यपालिका का, तो राज्य के अंदर गवर्नर और केंद्र के अंदर कौन भैया, राष्ट्रपति। ये बहुत प्राचीन क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं बताया हूं, एक ही ऐसा क्वेश्चन मिला है जो नहीं बताया, उसके बारे में जिक्र कर लेंगे जहां पे क्वेश्चन आएंगे। अनुच्छेद 153 राज्यपाल से संबंधित है, इनके पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। महाधिवक्ता किसी भी राज्य में सबसे बड़े कानूनी या विधिक अधिकारी होते हैं, जिस प्रकार से केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। जैसे अभी कौन है भैया, गिरीश चंद्र मुर्मू तो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक है। आर वेंकट रमनी ये जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वर्तमान में। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा। यह प्रावधान कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है कि संघ द्वारा राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति किए जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में एट अ टाइम राज्यपाल के पद पे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के अनुसार, जबकि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं 123 के अनुसार, 123 के अनुसार, है ना। इसके अलावा राज्यपाल का क्षमादान 161 के अनुसार। यहाँ पे राष्ट्रपति के साथ तुलना कीजिए तो आप 123 में देखेंगे 213 2 को पहले लिख दीजिए। उसी प्रकार से 124 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है और आप कहेंगे 214 हाई कोर्ट का आर्टिकल है, इसमें भी 2 को पहले लिख दीजिए तो हाई कोर्ट आ जाता है। तो कुछ ऐसे चीज जो आपके क्लू बन जाते हैं एग्जाम में याद रखने हेतु, तो मैंने भी याद रखा है बचपन से। बचपन नहीं भैया, जब से पढ़ रहा हूँ मैं, कब से तैयारी कर रहा हूँ भैया, 2010 से कर रहा हूँ, है ना। तब से ये है, इसकी तैयारी नहीं मैं करता था, अब नहीं करता हूं भाई, है ना। इसके अलावा जो 161 है ये राज्यपाल की क्षमादान है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति की क्षमादान 72 है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके अलावा राज्यपाल और महान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि जब तक राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त है तब तक। मैंने आपको एक दिन बताया था कि कोई बच्चे अगर बोलता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो 3 प्रकार से बच्चे जवाब दे सकते हैं। एक तो 5 साल तक, एक बच्चा कहता है कि जब तक विश्वास प्राप्त है, जब तक जो है बहुमत जिस भी दल को मिला है उसको विश्वास मिल रहा है तब तक। एक बच्चा कहता है या तो 5 साल या तो जब तक बहुमत प्राप्त दल को विश्वास प्राप्त है। तो सबसे सुटेबल आंसर किसका है, तीसरा बच्चा का है। ठीक है भाई, तीसरा बच्चा सबसे सटेबल आंसर दिया। वैसे आंसर तीनों ही है। उसी प्रकार से बता दूं, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक मन मिल रहा है, जब तक राष्ट्रपति चाह रहे हैं। ठीक है, आधी लोकसभा का गठन हुआ, जैसे अभी 18वीं लोकसभा की चुनाव होगी, मान लीजिए मुझे नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, और मैं इस फेवर में रहता भी नहीं हूं, क्योंकि कोई भी जीते कोई हारे, अपने को उतना ही करना है जितना मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है जो भी जीत जाएंगे, 2 दिन के बाद ही अगर सरकार गिर जाए, विश्वास नहीं रहा तो गिर जाएंगे, तो मतलब 2 ही दिन चला लोकसभा। तो ये आप नहीं कह सकते एकदम ठोक के कि 5 साल चलवे करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, बता दिया था अनुच्छेद 53 के अनुसार। पकानी कोका दियो दसम सुने हैं ना, उन्हीं के अनुसार एक एक वर्ड का अपना मीनिंग है। मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार दिए जाते हैं, अब देखिए परसों यहाँ पे लिखा है 3/3/2024 को एक वीडियो अपलोड किया गया, सेट नंबर 26। इसमें एक क्वेश्चन है कि नरेगा या मनरेगा की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। मैं काफी आगे की सोच के ही पढ़ा दिया था, तो यहां से ये क्वेश्चन है। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना वहां का आंसर है, कॉपी पेस्ट किया हूं भाई। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007। अब हम बात कर लेते हैं मनरेगा पर, आ जाते हैं जो ये क्वेश्चन पूछा है। तो 100 दिन की रोजगार दी जाती है, और ये भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है गारंटी रोजगार प्राप्त करने वाला स्कीम है ना, कि 100 दिन का जो है रोजगार देना ही देना है। और कोई भी फैसिलिटी संस्था जो है सरकारी, ऐसा नहीं कि तुमको देना ही देना है रोजगार, ऐसा नहीं है। तो ये सबसे बड़ा है। इसके अलावा 2006 में जो है आपका नरेगा की स्थापना हुआ था। 2005 में नरेगा एक्ट आया था, 2006 में स्थापना हुआ था, 2009 में नरेगा में महात्मा गांधी जुड़ के मनरेगा बन गया था। मनरेगा की जो वेजेज है सबसे हाई हरियाणा के अंदर है 357, और 221 रुपया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम है। इसके अलावा मैं पंचवर्षीय योजना से कुछ मतलब नहीं है, मैं आगे निकलता हूँ। किस राज्य की साक्षरता दर 90% से अधिक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो भाई साक्षरता दर 90% से 3 ही राज्य की जो है अधिक है। एक तो आप केरल को देखेंगे, एक आप मिजोरम को देखेंगे, और एक आप लक्षद्वीप को देखेंगे। ठीक है,
तो आप बताइएगा कि इसके ऑप्शन में क्या था। तो 90% वाले या तो केरल होंगे या मिजोरम होंगे या लक्षद्वीप होंगे, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर ऊपर में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों मिला के दिया है या फिर राज्य में दिया है तो दुइये को होगा, केरल और मिजोरम। इस स्टाइल में क्वेश्चन पूछना जो है आम बात है एग्जामिनर का। जैसे आपसे मैं याद दिलाऊं, एमटीएस में पूछा था कि निम्नलिखित में से भारत में कितने देश 10 करोड़ी जनसंख्या वाला है, 10 CR वाला है। तो भाई 3 ही को स्टेट था, बताया था है ना, कि एगो यूपी सबसे अधिक, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, यूपी में लगभग 20 करोड़, महाराष्ट्र में भी है लगभग अच्छा खासा 10 करोड़ से ज्यादा ही है, और तीसरा स्थान बिहार का है, और जो चौथा है ये 10 करोड़ तक तो पहुंच रहा है लेकिन 10 करोड़ पूरा नहीं था। तो 3 को स्टेट वहां पे आंसर था। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 को स्टेट होगा और केंद्र शासित प्रदेश होगा। देख लीजिएगा कौन सा था। सबसे कम जो साक्षरता दर है बिहार का है, आपके सामने है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 91.6 सबसे हाइयर है। लेजिम नृत्य कहाँ का है? देखिए लेजिम और फुगड़ी के बारे में हम आराम से भी बात कर लिए हैं, अलग से भी बात कर लिए हैं कि क्या होता है ये। देखिए लेजिम और फुगड़ी अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं है तो आप गोवा से काम चला सकते हो, फुगड़ी के लिए तो खास करके, ठीक है। और फुगड़ी खासकर गोवा का ही डांस है, लेकिन अगर गोवा ऑप्शन में ना हो तो महाराष्ट्र से भी काम चला लेते हैं। मैंने आपको कई दफा ये एग्जांपल दिया है कि भाई छठ पूजा जो है बिहार में काफी धूमधाम बड़े पैमाने से होते हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, तटवर्ती है ना भाई, तो होगा ना यार, है ना, क्यों नहीं होगा, है ना। बारिश आपके गांव में होगा तो ठंडा तो आपके पड़ोसी के गांव में भी थोड़ा सा लगेगा ना, है ना। तो इसी प्रकार से, है ना, तो लेजिम जो है ये महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य में आएंगे तो लावनी, तमाशा, फुगड़ी, कोली, लेजिम, दही हांडी त्योहार है, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट करवाए जाने वाली त्योहार है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का नव वर्ष है। इसके अलावा मैंने एक और बताया था, हल्दी कुमकुम होता है ये महाराष्ट्र के अंदर। मैं आए दिन देखता रहता हूँ, जो सुहागन महिला है वो ऑर्गेनाइज करवाती है हल्दी कुमकुम का त्योहार, है ना। इसके अलावा फुगड़ी, सिमगो, चिकल, कालो, सो जाओ जाओ ये गोवा में होता है ना। डांडिया, गरबा, सिद्धि, धीमाल ये सभी गुजरात में होते हैं। घूमर, कलवेलिया, गनगौर, तेरह ताली, कठपुतली, चंग, कच्ची गोरी ये सभी के सभी राजस्थान में होती है। अभी तो गुजरात में और भी बाहर आ गया भैया, आप समझ रहे हैं, अंबानी फैमिली की जो है वहाँ उनके लड़का की शादी है। इनके अलावा कुछ अन्य राज्यों में प्रमुख त्योहारों में जैसे मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में, डिरी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, हाथी उत्सव राजस्थान के जयपुर में, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान के बीकानेर में, गोची महोत्सव हिमाचल प्रदेश में, छठ पूजा बिहार में, गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़ में, हरेला महोत्सव उत्तराखंड में, हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखेंगे। एक पूछ रहा है मोंग मोंग त्योहार किस राज्य में है, तो नागालैंड में है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे प्रमुख फेस्टिवल है। 2000 ईस्वी से 1 से 10 दिसंबर के बीच 10 दिनवा फेस्टिवल है। नागालैंड जो है, नागालैंड की राजकीय पक्षी हॉर्नबिल भी है, और हॉर्नबिल को जो है केरल भी अपना आधिकारिक तौर पे पक्षी के रूप में घोषित किया है ना। इनके अलावा जो हॉर्नबिल है इसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं, है ना। इसके अलावा बथुकम्मा को फूलों का त्योहार कहते हैं। अंबुबाची मेला जो होती है उसे पूर्व का कुंभ कहते हैं। मेदराम जात्रा मेला जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मेला कहलाता है। ये सब ध्यान रखेंगे। हम्पी उत्सव को विजय उत्सव कहा जाता है ना। तो ये कुछ जो उपनाम आपका दे दिया गया है, जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। कॉमनवेल्थ गेम जो हो रही है उससे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। राष्ट्रीय युवा माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा ओलंपिक जो होता है उसे पहले यूथ ओलंपिक का, मतलब एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड, हाँ, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो होता है उसे पहले यूथ वर्ल्ड कप कहा जाता था। ये सब कुछ एक बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा नागालैंड की प्रमुख त्योहारों में सेक्रेनी फेस्टिवल, ये फरवरी महीने में अंगामी जनजाति के द्वारा होता है। अगर आपको कोई पूछे कि भाई हॉर्नबिल त्योहार में कौन से जाति जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो नागा जाति ही बोलिएगा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख त्योहार में आएंगे सोलंग, मोपिन, लोसर, ड्री, ये सब अरुणाचल प्रदेश की त्योहार है। लोसर में टिक लगा लेना, लोसर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का ही होता है। इंडिया में ज्यादा जब भी लोसर पूछेगा लद्दाख ज्यादा ऑप्शन में होता है, नहीं तो फिर अरुणाचल प्रदेश से भी काम चला सकते हैं, है ना। मेघालय के प्रमुख त्योहारों में आएंगे लाहो, नोंगक्रेम, बांग्ला। मैंने आपको कहा था कि भाई नोकरेक एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है जो आपके कहाँ पे, मेघालय के अंदर ही है। और नोंगक्रेम फेस्टिवल है जो मेघालय में ही होती है। तो विविधता है, बाद बाकी जो है मेघालय के अंदर गारो, खासी, जयंतिया, पर्वतमाला और जनजाति भी है। इसके अलावा सबसे अधिक बारिश मेघालय के मासिनराम में ही होती है। झारखंड की प्रमुख त्योहार सरहुल, ये सबसे बड़ी जनजातीय त्योहार झारखंड में। रोहिणी, फसल बोआई के समय वाली त्योहार। असम के प्रमुख नृत्य और त्योहार
त्योहारों में बिहू, बिगुरम्बा, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, ये सब असम में होती है। अम्बुबाची मेला, माजुली फेस्टिवल, ये भी आपका असम के अंदर ही होता है। बिहू 3 बार होता है, बता दिया था, अक्टूबर में, जनवरी में और आपका अप्रैल में। इसके अलावा किसी भी प्रकार के पीडीएफ, जो हमारे पेड पीडीएफ होते हैं, जो आपके आए दिन सभी एग्जाम में, खास करके एसएससी के एग्जाम में 80% जीके जीएस सॉल्व कराने की हमारी गारंटी है। आप बाय करना चाहते हैं, है ना, पीएफ का, जो बच्चे नए हैं, नए जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं पीडीएफ का रेट उतना ही है जितना आपका ऑटो की भाड़ा है ना। मान लीजिए आप कॉलेज जाते हैं, वहां से आते हैं, उतना ऑटो भाड़ा लगता है, उतना ही पीडीएफ की भाव है। सिर्फ आपके आत्मसम्मान की रक्षा हेतु रखा गया है। बाद में कि आप समझदार हैं तो आप ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित हुआ करता था? अशोक रुद्र एलन मॉडल, है ना, ये है ना, ये बता दिया था। चतुर्थ क्या मैं 7वां तक बता दिया हूं भाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराड डोमार मॉडल पे 1951 से 1956 कृषि को बढ़ावा। 3 बड़े बड़े परियोजना, दामोदर घाटी, भाखरा नांगल और हीराकुंड बांध परियोजना। 5 आईआईटी की स्थापना, है ना, इसी में किया गया था। इसके अलावा अभी मोदी साहब आईएमएम की जो है स्थापना या फिर नींव के उद्घाटन के ये किए हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे प्रैक्टिस सेट के दौरान। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 पीसी महान लोबिस के मॉडल पे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में फैक्ट्री लगाए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना सुब्रमण्यम सैंडी या चक्रवर्ती मॉडल, कुछ भी हो सकता है तीनों में से, है ना। इनके अलावा 1961 से 66 खाद्यान्न उद्योग दोनों का दर्जा दिया गया। हरित क्रांति इसी पंचवर्षीय योजना में आया और मैंने आपको कहा था कि हरित क्रांति का आंसर कब बदलेगा, जब भारत के लिहाज से पूछेगा और ऑप्शन में आपको ऐसा दिया रहे कि वार्षिक योजना के दौरान, तो वार्षिक योजना सुटेबल रहेगा, क्योंकि हरित क्रांति इंडिया में 1967 के दशक में पंजाब में एंट्री मारी थी, ठीक है भाई। और 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चला था। 66 से 69 तक अनबरा मतलब रोलिंग प्लान क्या कहते हैं इनको, योजना अवकाश चला था। तो आप वार्षिक मतलब एक साल की योजना बनाए गए थे, तो 67 में आया तो पहला वार्षिक योजना में गिरेगा, ठीक है भाई। इसके अलावा 66 से 69 तक कोई भी योजना नहीं बनी, इसे योजना अवकाश कहते हैं। इसके जगह पे वार्षिक योजना बना था। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना बना था, अंतिम 12 से 17 रहा था। योजना बनाने वाली बॉडी योजना आयोग की स्थापना 50 में हुआ था, 2015 में नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, मैं फिर से जोर डाल के बोल रहा हूँ, आने वाले समय में मुझे क्वेश्चन दिख रहा है एग्जामिनर की पेट की बात मैं जानता हूँ भैया। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निर्देशांक जिसे कहते हैं आप, जो गरीबी रेखा तय करने की बात आती है कि भाई कौन गरीब होगा कौन अमीर होगा, लेकिन इंडिया की जब रिकॉर्ड आप देखेंगे, गरीब की जो परिभाषा दी गई है ये बड़ा ही अपने आप में वो है कि भाई इतना ही से अगर गरीब है तो फिर तो, है ना, कोई गरीब ही नहीं है ना। तो ऐसा तो नीति निर्देशक मतलब गरीबी रेखा तय करने की बात इसमें कहा गया था। गरीबी रेखा मापन कह सकते हैं, गरीबी रेखा को परिभाषित कह सकते हैं, या फिर गरीबी उन्मूलन के साथ रोजगार में वृद्धि। ये 6ठी पंचवर्षीय योजना, मैं सिर्फ इसलिए फोकस कर रहा हूं कि गरीबी सिर्फ एक ही जगह नहीं था पंचवर्षीय योजना का मोटो, 3 जगह किए गए हैं मोटे मोटे तौर पे, 3 पंचवर्षीय योजना में किए गए हैं। आपको ध्यान रखना है और सावधानी पूर्वक आने वाले समय में आंसर टिक करना है। हालांकि अभी तक 5वीं पंचवर्षीय योजना से ही पूछा गया है, और पिछली बार जब यूपी के एक एग्जाम हुआ था, कौन सा एग्जाम होता है भाई, पेट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना उसका आंसर है, जाके मिला लीजिएगा। उसमें लिखा था कि गरीबी को जो है कब परिभाषित किया गया, या फिर गरीबी को कब जो है आपका निर्देशित किया गया, तो उसका आंसर होता है 6ठी पंचवर्षीय योजना। एक 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 3 बार में 3 बात हुई 3 पंचवर्षीय योजना में। दीपिका पल्लिकल का संबंध आपसे पूछ रहा है भैया, सेक्वेस से है। अनाहत सिंह भी सेक्वेस से है। सेक्वेस के सभी खिलाड़ी मैंने आपको जो है अच्छे से बता दिया था। बाद बाकी कल के प्रैक्टिस सेट में कई सारे ऐसे खिलाड़ी का नाम बता दिया हूँ, महिला क्रिकेटरों के नाम बता दिया हूँ, महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बता दिया हूँ, है ना, महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण वगैरह का नाम बता दिया हूँ, नीतू घनघस बॉक्सर वगैरह का नाम बता दिया हूँ। लंदन में यूके में बर्ड्स अवार्ड, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन लिखा है, ये क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं है। लंदन में प्रधानमंत्री तो मोदी साहब को तो नहीं मिला हाल फिलहाल में को लंदन से, है ना। तो इसमें जो है मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था। वैसे मनमोहन सिंह को एक अवार्ड जरूर मिला है लंदन के नाम से, बताइएगा क्या है क्वेश्चन ये। इनके अलावा
खो खो खेल में कितने एक्टिव खिलाड़ी है? तो 9 खिलाड़ी है। मैंने आपको बता दिया भाई, एक्टिव कहेगा या टोटल कहेगा? टोटल कहेगा तो 12 खिलाड़ी होगा, है ना। एक्टिव कहेगा तो 9 खिलाड़ी होगा, है ना। ऐसे एक और खिलाड़ी है कबड्डी, टोटल कहेगा तो 12, एक्टिव कहेगा तो 7 खिलाड़ी होगा, ठीक है। इसके अलावा कबड्डी में 7 खिलाड़ी एक्टिव, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों में 11 ही खिलाड़ी होते हैं, रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9, आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, है ना, ध्यान रहेगी। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी फिर से पूछ दिया है 74.04, फीमेल 65.46, मेल 82.14। सबसे अधिक साक्षरता केरल की, यूटी में लक्षद्वीप की, कम में बिहार की। रणजी ट्रॉफी 2023 के विनर पूछ दिया भाई, 23 का पूछे 22 का पूछे, अपने को तो बस सही आंसर टिक करके आना है, क्योंकि हम टुडे एग्जाम के फैक्ट को पढ़ते हैं, है ना। तो रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता सौराष्ट्र है, 22 के विजेता पहली बार मध्य प्रदेश बना था महाराष्ट्र को हरा के। संतोष ट्रॉफी 2023 54 वर्ष के बाद कर्नाटक ने जीता मेघालय को पछाड़कर। डुरंड कप 2023 मोहन बगान ने जीता पूर्व बंगाल को हराकर, ठीक है। इनके अलावा 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम के विजेता बने हैं महाराष्ट्र, उप विजेता बने तमिलनाडु। खेल कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। कितने खेल शामिल थे? 26, है ना। अंतिम खेल कौन था, यानी पहली बार किसे जोड़ा गया था? स्क्वैश को, है ना। तभी तो स्क्वैश के खिलाड़ी पूछ रहे हैं ना, तो बिना ताली बजाए आवाज कहां से आई भाई। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में, विजेता कौन? महाराष्ट्र, उप विजेता कौन? सर्विसेज। महाराष्ट्र को कितने पदक? 228, सर्विसेज को कितना? 126, कल भी पढ़ाया था। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024, विजेता कौन? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तीसरा वाले में पंजाब यूनिवर्सिटी, पहले वाले में पंजाब यूनिवर्सिटी। शुरुआत कब होती है? 2020 से। कहां से? उड़ीसा से, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा देशभक्त की राजकुमार किसे कहा गया था? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस साहब को कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस साहब ने 1944 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता रेडियो के माध्यम से कहकर संबोधित किए थे। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। इसी पराक्रम दिवस के साथ ही जो है हमारा जो 26 जनवरी की इवेंट होती है की शुरुआत अब होती है इंडिया में, ठीक है भाई। इस बार हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है ना। इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया था, है ना। इनके अलावा हावड़ा कालका मेल एक एक्सप्रेस है, इसका हावड़ा समझ रहे हैं ना कहाँ पे होगा, है ना। हावड़ा तो आप सभी समझ रहे होंगे कहाँ पे होगा। हावड़ा जो है सबसे ज्यादा बिजीएस्ट स्टेशन है इंडिया में, है ना, क्षमता के अनुसार। तो ये आपका जो है नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है इसका नाम बदल के। इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2023 60 पैराशूट हॉस्पिटल को दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के अस्पताल है। इनके अलावा गांधी जी को महात्मा गांधी की जो महात्मा की उपाधि जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, तो आप मुझे दो मैं भी आपको दूंगा। तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया, आदान प्रदान हुआ। फिर क्या हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुए, तो दोनों ने उपाधि लौटा दिया जो अंग्रेज ने उनको दिया था। तो अंग्रेज ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी थी जिसे से लौटा दिया, और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का उपाधि दिया था तो इनको भी लौटा दिया, है ना। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी कहाँ पे है बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, नहीं तो त्रिपुरा मत भाग जाना। 1939 में इस्तीफा दे दिया था अनबन के कारण, क्योंकि गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया खड़ा हो गया था। इसमें भी जीत गए थे नेताजी, लेकिन फिर भी इस्तीफा देकर अपना अलग पार्टी बना लिए थे। 1938 हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी ने अध्यक्षता संभाले थे कांग्रेस की। कांग्रेस नेताजी की राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास साहब, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के होते हैं भाई। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से भी जुड़ा रहा था, है ना। इनके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन आपके संविधान के किस पार्ट में मिलेंगे भैया? समान काम के लिए समान वेतन हो, प्रसूति सहायता हो, है ना, गौ हत्या निषेध हो, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलाव हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना हो, समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय हो, है ना, कमजोर वर्गों को प्रोटेक्शन हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, है ना, ये सभी के सभी, या फिर जो लोक हित की जगह है आर्टिकल 49 की बात कर रहा हूं, उसको संरक्षण प्रदान करने की बात हो, ये सभी के सभी कहां पे है? डीपीएसपी में। डीपीएसपी का मेन खासियत क्या है? किसी भी सूरत में हम नहीं बदलेंगे सनम। इसके अलावा इसमें कितने प्रकार की जो है कैटेगराइज करके व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के, गांधीवादी, उदार बौद्धिक और समाजवादी। एक एक बात बता चुका हूं। कहां से लिया गया? आयरलैंड से। कौन से आर्टिकल के बीच में है? 36 से 51 के बीच में वर्णित है। तो ये था दोस्तों आज की मतलब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। फिर भी मैं थोड़ा सा और बात करूंगा भाई, इतना मैं कैसे छोड़ूंगा, है ना। फैक्ट देना तो मेरा परम कर्तव्य है ना। आइए
भाग 4 में डीपीएसपी को रखा गया है, आयरलैंड से लिया गया है, 36 से 51 के बीच में है। यह 3 प्रकार के होते हैं, गांधीवादी, उदार बौद्धिक और समाजवादी। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 प्रकार के हैं, शुरुआत में 10 प्रकार के आए थे। 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराना पेरेंट्स की कर्तव्य होगी, है ना। कर्तव्य नहीं भाई, कलाबाजी नहीं दिखाना, कर्तव्य है ना, ड्यूटी है ना, होगी। तो इस प्रकार 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से प्रेरित है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और फिर से कहूंगा, टुडे एग्जाम की कंटेंट जरूर से जरूर वॉच किया कीजिए। आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा, ये प्राचीन समय में कहा गया एक महापुरुष का कथन है। मैं आपको कहता हूं, आप मुझे अपना 6 मास टाइम दे दो, 6 महीना बस, और आपको मैं जीके जीएस में किसी की भी हेल्प लगने की जरूरत तक नहीं छोड़ूंगा, किसी की भी हेल्प नहीं लगेगा, किसी की भी नहीं, आप खुद ही मास्टर हो जाओगे, है ना। इतना तो हो जाएगा कि आप एग्जाम पास कर लोगे, है ना। हमारा यही कहना है कि पूरे दिन रामायण पढ़ के भी वही करना है और कुछ छटे हुए क्वेश्चन पढ़ के भी वही करना है। तो दोनों में से बेटर क्या है? हमें तो स्मार्ट तरीका ये लग रहा है कि भाई, है ना, पूरे दिन ना खर्च करते हुए कुछ ऐसा पढ़ा जाए जो एग्जाम में है। मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, एक ही वीडियो रोज प्रदान करवाता हूँ, एक वीडियो कभी कभी तो नहीं भी टाइम का अभाव रहा तो, और उसी कंटेंट के दम पे किसी भी एग्जाम में मैं बात करता हूँ 80% क्वेश्चन तो मैं मिलाऊंगा और मिलता है। ठीक है, ये बात आप धीरे धीरे मानोगे, है ना। यही होता है, जब तक दिखता नहीं तब तक बिकता नहीं है। मैं कोई, है ना, बढ़िया ऐसा पीडीएफ का डिजाइन बना दिया, 2-4 यूट्यूब में ऐड लगा दिया, एडसेंस होता है, लोग प्रचार करवाते हैं अपना, और भी कई चीज होते हैं, है ना। या फिर जो आप देखते हो ऐसे माइक लगा के बोलते हैं, बताइए क्वेश्चन कहाँ से है, हाँ फलना जगह से आया, पूरा छप गया, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर बहुत बड़े झोल है बेटा, बहुत बड़े झोल है। आपको अभी इतना दिमाग नहीं लगाना है, समझोगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।